मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखें माखें डालकर कहा चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैथ का मॉडल पेपर आपके सामने शानदार तरीके से मैं प्रस्तुत करूंगा। इस वीडियो का दोस्तों एक एक प्रश्न आपको हम अच्छी तरीके से पूरे बेसिक से समझाऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये मेरा वादा है दोस्तों आपसे, ठीक है। बस आपको करना क्या है, वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखना है। सारे प्रश्न को जिस भाषा में हम समझाएंगे उसको पूरे ध्यानपूर्वक आपको अच्छी तरीके से समझते रहना है, ठीक है। चलिए हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 0, बी में लिखा हुआ है 1, और सी में लिखा है -1 और डी में लिखा हुआ है यहाँ पे 2। तो दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न में कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान है। तो किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान दोस्तों 1 होता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी साथ में याद रखिएगा, जब पूछेगा आपसे कि किसी घटना की प्रायिकता का न्यूनतम मान है तो न्यूनतम मान दोस्तों 0 होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। देखिए दोस्तों, पहले वृत्त आपको हम बनाते हैं। ये हमारा वृत्त इस प्रकार से होता है, ठीक है। और देखिए जीवा यानी कि दोस्तों ये जो लाइन हम खींच रहे हैं ये जीवा है, ठीक है। ये जो लाइन इस तरह से हम खींच रहे हैं दोस्तों ये सब क्या है, जीवा है, ठीक है। और ये जीवा है और आपसे इसमें पूछा गया है, प्रश्न में पूछा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो देखिए अब वृत्त का सबसे बड़ी जीवा हमको बनाना है। तो देखिए वृत्त हम इस तरह से बना लिए और इसमें पूछा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है दोस्तों हमारा व्यास होता है। देखिए ये हमारा व्यास है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वो क्या होती है, व्यास होती है। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में व्यास लिखा हुआ है, जो कि हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है यहाँ से 45 तथा 60 का मासा है। देखिए दोस्तों इस प्रश्न को आपको किस तरह से बनाना है, 45 और 60 का आपको मासा निकालना है, ठीक है। तो देखिए मासा निकालते हैं, यहाँ से 45 लिख लेंगे और यहाँ पे 60 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से निकालते हैं मासा। देखिए 45 यहाँ से लगाएंगे दोस्तों तो ये एक टाइम में लगेगा 45 में, तो यहाँ से 45 उतर जाएगा और यहाँ से 60 माइनस दोस्तों 45 की घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या उतरेगा दोस्तों, तो यहाँ से 45 उतर जाएगा। अब यहाँ से लगाइएगा तो 15 से जाके 45 यानी 3 टाइम में लगेगा और यहाँ पे आ जाएगा 45। अब यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। यानी दोस्तों हमारा 45 और 60 का जो मासा होगा क्या होगा, 15। ये वाला दोस्तों हमारा मासा होता है, ठीक है। ये 15 जो है ये हमारा मासा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है डी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आपको मासा निकालने के लिए कहेगा तो इस तरह से आप निकालिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। आपको एग्जाम में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। पूछा है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों इस प्रश्न को आपको याद रखिएगा अच्छी तरीके से कि जब दोस्तों दो त्रिभुज होगा जो समरूप होगा, ठीक है। दो त्रिभुज दोस्तों जब समरूप होगा और उसकी संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ रहेगा और आपको क्षेत्रफल के अनुपात पूछेगा, तो जो भुजा के अनुपात दिया हुआ रहेगा दोस्तों उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, आपको क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। तो भुजा का अनुपात कितना है, 4:9। तो 4 का यहाँ से हम 4:9 था हमारा भुजा का अनुपात। तो यहाँ का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों हमको 16/81 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब दो त्रिभुज समरूप होंगे और आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहेगा और भुजा का अनुपात जब पूछेगा तो जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहेगा दोस्तों उसका वर्गमूल कर दीजिएगा तो आपको भुजा का अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 5वां नंबर, यदि 4, 5, 9, 11 और x का मान 7 है तो x का मान है। देखिए दोस्तों इस प्रश्न को आपको किस तरह से बनाना है। आपको यहाँ से माध्य दे दिया गया है 7, ठीक है। आपको x का मान यहाँ से निकालना है। देखिए माध्य किस तरह से निकालेंगे, कुल पदों का योग। तो कुल पदों का योग कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ 4,
प्लस कितना 5 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 9 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और प्लस में दोस्तों यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, ये कुल पदों का क्या कर लिए हम, योग कर लिए। अब बट्टा हम क्या करते हैं दोस्तों, ये कुल पदों की संख्या जो होता है हम बट्टा में कर देते हैं। तो कुल पदों की संख्या कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर 5 से हम दोस्तों क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। ठीक है, अब बराबर हमको देखिए माध्य कितना दिया हुआ है यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 7 हम इसी तरह से लिख देंगे। अब इसको जोड़ लीजिएगा दोस्तों, तो 11 और 9 कितना हो जाएगा 20, 20 5 25, 25 और 4 कितना हो जाएगा 29, 29 प्लस के 1 हम इसी तरह से लिख लेंगे। अब बट्टा में 5 दोस्तों इसी तरह से हम लिखते चलेंगे। अब बराबर में यहाँ पे 7 लिख लिए, 7 दिया हुआ था। अब देखिए अब यहाँ सबको क्या करना है कि देखिए यहाँ 5 दोस्तों बराबर की इस साइड में भागा में है। ठीक है, तो बराबर के उस साइड में जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो यानी कि हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं 29 प्लस में दोस्तों यहाँ पे x लिख लेंगे। और ये बराबर के उस साइड में जाएगा तो कितना 7 5 के 35, गुना में जाकर वहाँ पर गुना हो जाएगा, तो 7 5 के यहाँ पे 35 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको x का मान आपको निकालना है दोस्तों, तो ये 29 बराबर के उस साइड में भेजेंगे तो माइनस में उधर चल जाएगा, यानी कि x बराबर यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 35 लिख लेंगे, और यहाँ पर माइनस में आ जाएगा दोस्तों 29। ठीक है, क्योंकि बराबर की जब यहाँ पर 29 बराबर की साइड प्लस में था तो उस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस उधर कर दिए। और यहाँ से देखिए 35 माइनस 29 की जगह दोस्तों तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि आपको हमारा x का जो मान निकल के आया कितना है 6। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं, 6ठा नंबर, cos 60 डिग्री प्लस 1, बाई में लिखा है cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्न में से कौन होगा। देखिए दोस्तों इस प्रश्न को आपको किस तरह से सोल्व करना है, पहले आप बताइए कि cos 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो cos 60 डिग्री का मान दोस्तों 1/2 होता है। ठीक है, अब देखिए आपको प्लस 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर हम प्लस 1 इसी तरह से लिख लेते हैं। यहाँ पर बाई लिखा है दोस्तों, यानी कि बट्टा में जो लिखा हुआ है cos 60 डिग्री माइनस 1 लिखा हुआ है, तो cos 60 डिग्री का मान दोस्तों फिर यहाँ से हम कितना लिख लेंगे 1/2 होता है, और माइनस में यहाँ पर लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पर माइनस में 1 लिख लिए। अब आगे यहाँ से कैलकुलेशन करते चलिए, तो इसको जोड़िएगा दोस्तों 1/2 प्लस 1 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ दिया, और देखिए 1/2 माइनस 1 की जगह यहाँ पर घटाइएगा तो -1/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। अब देखिए इसको आगे यहाँ से करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए 3/2 लिखा हुआ था, और यहाँ देखिए -1/2 को दोस्तों अगर जो हम यहाँ से ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर भेजेंगे तो देखिए नीचे वाला जो 2 था दोस्तों ये ऊपर चल जाएगा, और ऊपर में 1 था वो हमारा नीचे आ जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ से -2/1 यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा दोस्तों क्या हमारा -3 केवल बचेगा। ठीक है, यानी कि हमारा इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, बस हम कुछ नहीं किए दोस्तों, यहाँ पर cos 60 डिग्री का मान जो था पुट कर दिए, प्लस 1 कर दिए, बाई जैसे लिखा होता है यहाँ पर हम बाई हम उसी तरह से लिख दिए, और यहाँ पर भी cos 60 डिग्री का मान जितना था वहाँ पुट कर दिए, और -1 लिखा हुआ था तो -1 लिख दिए। ठीक है, यहाँ पास कैलकुलेशन अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, आपको -3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों cos 60 डिग्री ये सब sin 90 डिग्री सब आपको याद नहीं है तो इससे पहले हम एक वीडियो बनाए हैं जिसमें sin 0 डिग्री से लेकर दोस्तों sin 90 डिग्री तक सभी मान को उसमें एक शानदार ट्रिक्स के साथ याद करवाएं। ठीक है, अगर जो वीडियो आप नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप देख लीजिएगा, आपको सारा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए 7वां नंबर प्रश्न हम देखते हैं, इसमें पूछा है दोस्तों कि किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है। देखिए दोस्तों पहले ये आप समझ लीजिए कि हमारा जो घटना होता है ये होता है दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है हमारा दोस्तों क्या होता है, इसको आप पहले अच्छे तरीके से समझ लीजिए। देखिए किसी घटना के लिए दोस्तों जो हमारा होता है ई का मान वो क्या होता है कि 0 से बड़ा होगा दोस्तों। ठीक है, या 0 के बराबर होता है, और 1 से छोटा होगा या तो 1 के बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा वो क्या 1 से बड़ा होगा, तो नहीं 1 से बड़ा नहीं होगा, ये ऑप्शन तो हमारा गलत है। और देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है दोस्तों वो क्या 0 से छोटा होगा, तो 0 से छोटा होगा, नहीं ये भी हमारा गलत है। अब देखिए सी में लिखा हुआ है दोस्तों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगा 1 के बराबर होगा, तो हाँ ये 1 का बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर हमको बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में लिखा होता है देखो दोस्तों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगा वो -1 के बराबर होगा, तो नहीं कभी भी दोस्तों घटना के मान माइनस में नहीं होता है, आपको याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो आपको बताना था इसमें कि किस घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है। ठीक है, किसी घटना ई के लिए दोस्तों निम्न में से कौन सही है, तब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 1 जो है हमारा सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 8 नंबर। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे तरीके से समझिएगा, बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए आपको कहना कि लिखा हुआ 3 + √3 इंटू में लिखा हुआ है 3 - √3
3 का एक परिमेय संख्या है, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हाँ, और बी में लिखा हुआ है नहीं, और यहाँ सी में लिखा हुआ है कहा नहीं जा सकता है, और डी में लिखा हुआ ए और बी दोनों। तो देखिए दोस्तों, पहले आपको इसको एक फार्मूला पर आपको बैठाना है, ठीक है, तब आपको पता चलेगा। तो देखिए फार्मूला क्या होता है कि ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, और इंटू में दोस्तों क्या होता है ए माइनस बी होता है, ठीक है। इसके बराबर में हमारा फार्मूला है, क्या हो जाता है तो ए स्क्वायर और माइनस में दोस्तों बी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये फार्मूला पर यहाँ पर आपको बैठाना है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ था इसको आप ए मान लीजिए, और यहाँ पर √3 लिखा हुआ था इसको आप बी मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर ए प्लस बी हो गया, और यहाँ पर ए माइनस बी हो गया, और इसके बराबर में हमको फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम 3 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 3 का स्क्वायर कर लिया, माइनस में √3 का स्क्वायर बी यानी कि कितना √3, तो √3 का यहाँ पर स्क्वायर इस तरह से कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से 3 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और देखिए यहाँ से स्क्वायर और √ से दोस्तों कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो केवल यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 बचेगा, यानी कि 9 - 3 की जगह दोस्तों तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और 6 जो है दोस्तों एक हमारा ये क्या है परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या हम किसको कहते हैं, जिसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं दोस्तों, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो 6 को दोस्तों हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये हमारा परिमेय संख्या, यानी कि हमारा राइट आंसर जो होगा कि ये पूछा गया था कि 3 + √3 इंटू में 3 - √3 एक परिमेय संख्या है, तो हाँ परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर लिखा है 1,3,0,3,1, 3 का बहुलक होगा। तो देखिए दोस्तों बहुलक जब भी आपको पूछेगा तो किस तरह से आपको बहुलक निकालना है, ध्यान रखिएगा कि जो आपको सीरीज दिया हुआ रहेगा और उसमें से जो संख्या दोस्तों ज़्यादा बार रिपीट किया हुआ रहेगा वही हमारा बहुलक हो जाता है, ठीक है। तो देखिए 3 को दोस्तों ज़्यादा बार रिपीट किया गया है, ठीक है, और कोई भी संख्या को इसमें ज़्यादा बार रिपीट नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो सी में देखिए डी में लिखा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो अंक को ज़्यादा बार रिपीट किया हुआ रहेगा वही हमारा बहुलक हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन में डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें देखिए पूछा है कि 3x² प्लस में 2x - 1 = 0 का विवेचक है। तो विवेचक निकालने का दोस्तों जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो b² - 4ac जो होता है, इसको आपको रट जाना है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है हमारा a होता है, और x के साथ जो कोफिशिएंट होता है हमारा क्या होता है b होता है, और जो कॉन्स्टेंट में लिखा हुआ है दोस्तों ये हमारा c होता है, ठीक है। अब देखिए तो b हमारा कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 का दोस्तों हम स्क्वायर कर लेते हैं इसी तरह से, ठीक है। अब देखिए आपसे -4 लिख लेंगे। अब ए देखिए ए हमारा यहाँ पर 3 है दोस्तों, और सी कितना है -1 है, ठीक है। तो देखिए 3 × -1 की जगह कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम ए सी की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं -3 लिख सकते हैं। क्यों लिखे -3 दोस्तों, क्योंकि हमारा ए यहाँ पर 3 था और यहाँ पर सी कितना था -1 था, तो दोनों को हम गुना करेंगे दोस्तों ए और सी का, यानी कि 3 × -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो ए सी की जगह पर हम यहाँ पर -3 लिख लिए। अब 4 का स्क्वायर की जगह नहीं दोस्तों 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ माइनस में दोस्तों यहाँ से गुना कीजिए तो माइनस गुना दोस्तों होकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 4 × 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि दोनों यहाँ से जोड़िएगा दोस्तों तो 12 × 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर इसमें पूछा है दोस्तों कि tan a बराबर होगा। देखिए आपको बताना है कि tan a बराबर कौन इसमें से होगा दोस्तों चारों ऑप्शन में। तो याद रखिएगा दोस्तों कि cot 90 - a बराबर जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है tan a होता है। इसको आपको याद रखना है कि cot 90 - a बराबर फार्मूला क्या होता है tan a होता है। तो tan a किसके बराबर है, तो cot 90 - a के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपका एग्जाम में हमेशा देखने को मिलेगा, ठीक है। पूछा है कि समांतर श्रेणी -10, -6, -2 का सार्व अंतर होगा। देखिए आपको सार्व अंतर निकालना है दोस्तों, यानी कि सार्व अंतर को हम डी से सूचित करते हैं दोस्तों। हमारा सार्व अंतर वाला जो फार्मूला होता है क्या होता है T2 माइनस में होता है दोस्तों T1, ठीक है। और ये देखिए जो हमारा यहाँ पर -10 लिखा हुआ दोस्तों ये हमारा पहला पद है, और यहाँ पर देखिए
-6 जो लिखा है दोस्तों ये हमारा दूसरा पद है, और यहाँ -2 लिखा हुआ है दोस्तों ये हमारा तीसरा पद है, ठीक है। और यहाँ पर जो 2 केवल लिखा हुआ है हमारा चौथा पद है, और इसी तरह से आगे इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो आपको शार्प अंतर निकालने के लिए करना क्या है दोस्तों कि दूसरा पद माइनस पहला पद करना है। तो दूसरा पद हमारा कितना है, यहाँ पर -6 है, और यहाँ पर माइनस पहला पद, तो पहला पद कितना -10 है, तो यहाँ पर हम -10 में इस तरह से घटा लेंगे, ठीक है। ये फार्मूला होता है दोस्तों, आपको इसको याद कर लेना है कि डी बराबर जो होता है क्या होता है T2 माइनस में होता है दोस्तों T1, ठीक है, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। अब यहाँ से घटा लीजिए तो यहाँ पर -6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से माइनस माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर +10 इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ से घटाइएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ से कीजिएगा तब कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से दोस्तों इस तरह से आप घटा लीजिए, 10 - 6 अगर जो कीजिएगा तो कितना आएगा, 4 ही ना आएगा। तो यहाँ इसी तरह से यहाँ पर लिखा था, केवल यहाँ पर -6 पहले लिखा हुआ था, अब +10 बाद में लिखा हुआ था, तो यहाँ पर कितना आया था, 10 - 6 करेंगे तो 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए 4 है, तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर 4 दिया हुआ है, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको इस तरह से समझ के अच्छे तरीके से बनाना है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 13 नंबर। ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, आपको हमेशा ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। पूछा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है कितना होता है, 1 होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर है जो ए होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जब आपसे पूछेगा दोस्तों कि अनिश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है दोस्तों हमारा 0 होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 14 नंबर। पूछा है कि यदि tan थीटा इजकल टू लिखा 8/15 हो तो कॉसेक थीटा का मान है। देखिए दोस्तों इसको आपको किस तरह से बनाना है, आपको यहाँ tan थीटा बराबर कितना दे दिया, 8/15 दे दिया है। तो tan थीटा बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो P/B होता है, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर बाई में बेस, ठीक है। और यहाँ पर बराबर में कितना दिया हुआ है, 8/15, तो 8/15 में इसी तरह से लिख लिए। अब आपको यहाँ निकालना है क्या, कॉसेक थीटा का मान निकालना है। तो कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला दोस्तों क्या होता है, तो H बटा क्या होता है, P होता है, ये आपको यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो आप देखिए कैसे निकालेंगे, हमको यहाँ से एच निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो एच कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, तो एच स्क्वायर, और यहाँ पर बराबर में दोस्तों क्या होता है, पी स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पर क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हमको एच यहाँ से निकालना है, तो एच स्क्वायर यहाँ पर इसी तरह से लिख लेंगे। अब पी देखिए हमको कितना दिया, 8 जो है पी है दोस्तों, तो 8 का यहाँ पर हम स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि पी का स्क्वायर था तो हम 8 का स्क्वायर करेंगे ना, तो 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर अब बी कितना है, बी हमारा 15 है, तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि बी का स्क्वायर है दोस्तों, तो 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, ठीक है। अब यहाँ से एच स्क्वायर इसी तरह से लिख लेंगे। अब इसको दोनों को जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 9, यहाँ पर 8, यहाँ पर 2। अब यहाँ से देखिए यहाँ तक हम निकाल लेंगे दोस्तों। अब देखिए आगे क्या करते हैं, अब आपको यहाँ से एच लिखा हुआ था, ठीक है, और स्क्वायर था दोस्तों, एच स्क्वायर था, और स्क्वायर को बराबर के उस साइड में अगर जो भेजते हैं तो क्या वर्गमूल में हो जाता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ था 289, इसका दोस्तों वर्गमूल इस तरह से चढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ से एच बराबर हम निकालेंगे, तो यहाँ से दोस्तों 289 का हमको वर्गमूल जो कितना होता है, तो 17 होता है, ठीक है। 289 का दोस्तों वर्गमूल कितना होता है, 17 होता है, यानी कि एच बराबर हमको यहाँ से कितना निकल गया, 17। अब आपको प्रश्न में पूछा गया था कि आपको बताना है कि कॉसेक थीटा का मान है, तो हमारा एच कितना निकल गया दोस्तों, यहाँ से 17 निकल गया। पी पहले से हमको मालूम था कितना, 8, तो यहाँ से हम पी पहले से यहाँ पर 8 लिख दिए, ठीक है। देखो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 17/8, ठीक है। इसको आपको इस तरह से समझ के एकदम अच्छे से बनाना है, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 15 नंबर। निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। देखिए दोस्तों इस तरह के प्रश्न को आपको सोल्व करने के लिए ट्रिगोमेट्रिकल वैल्यू जो है पूरी अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना होगा, तो इस तरह के प्रश्न को दोस्तों आप अच्छे तरीके से सोल्व कर पाइएगा, ठीक है। अब आपको बताना है इसमें कि निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर है। देखिए साइन 90 डिग्री का मान जो होता है दोस्तों कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है। और देखिए कॉस 90 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है, तो 0 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है। और देखिए tan 90 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है, तो इन्फिनिटी यानी कि अपरिभाषित होता है tan 90 डिग्री का मान, ठीक है। अब आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर है, तो cos 90 डिग्री का मान जो है दोस्तों जो 0 के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर है जो हमारा बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 16 नंबर। पूछा कि समांतर श्रेणी
3/4 और फिर लिखा है कि 5/4 और फिर यहाँ लिखा है थी 7/4 और फिर लिखा है 9/4 डॉट 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 का सार्व अंतर होगा। तो देखिए दोस्तों ये प्रश्न आपको इसी तरह से आगे हम बताएं, बस यहाँ पर क्या है कि फ्रैक्शन में दे दिया गया है, ठीक है, वहाँ पर फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ था। आपको सार्व अंतर निकालना है, इनकी कॉमन डिफरेंस निकालना है दोस्तों। तो आपको डी बराबर हम फार्मूला क्या बताए थे कि T2 माइनस में दोस्तों होता है T1, ठीक है, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद करना है। तो पहला पद हमारे यहाँ पर 3/4 जो दोस्तों हमारा पहला पद है और दूसरा पद दोस्तों यहाँ पर 5/4 है, ये हमारा दूसरा पद है। इसी तरह से आगे और बढ़ते गया है, ठीक है। तो देखिए आपको डी निकालने के लिए क्या करना है, दूसरा पद माइनस पहला पद करना है। तो दूसरा पद हमारे यहाँ पर कितना है 5/4 है दोस्तों, ये हमारा दूसरा पद है। अब पहला पद कितना है तो 3/4 दोस्तों, ये हमारा पहला पद है। अब यहाँ से दोनों को घटा लीजिए, आपको सार्व अंतर निकल जाएगा। तो इसको घटाने के लिए तो आप बच्चा कर देगा, तो आप नहीं कीजिएगा, बताइए। यहाँ से एलसीएम लीजिएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा। अब यहाँ से घटाइएगा तो 5 - 3 की जगह तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बटा में 4 हो जाएगा। अब इसको कटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 जो होगा दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर काटाइएगा तो कितना जाएगा 2 दूनी 4 तो 1/2 ही ना होगा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर देखिए सी में लिखा हुआ 1/2, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से हम T2 - T1 कर रहे हैं दोस्तों, आप T3 - T2 भी कर सकते हैं, ठीक है, उस तरह से भी आप कीजिएगा तो आपको आंसर 1/2 ही आएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। इसमें पूछा कि मूल बिंदु से बिंदु P -a, -b की दूरी है। देखिए दोस्तों इस तरह प्रश्न बनाने के लिए आपको क्या करना है कि जब भी आपको एक बिंदु दे देगा, ठीक है, एक बिंदु दे देगा और आपको दूरी मूल बिंदु से पूछेगा, तो एक फार्मूला होता है दोस्तों, इसको आप लगाइएगा, ठीक है, x² प्लस में y² का अंडर रूट, ये फार्मूला का आपको लगाना है, ठीक है। और देखिए हमारे बिंदु यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा पहला -a और दूसरा में क्या लिखा हुआ -b, यानी दोस्तों अब इसी को हमें यहाँ पर रखना है। तो x जो हमारा आता है दोस्तों, ये जो a लिखा हुआ दोस्तों ये हमारा x है, ठीक है। और देखिए -b जो लिखा हुआ दोस्तों -a जो लिखा हुआ था ये हमारा x हो गया, और -b जो लिखा है दोस्तों ये हमारा y है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x के जगह पर हम यहाँ पर -a रखेंगे, इसका स्क्वायर था तो इसी तरह से हम स्क्वायर यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और प्लस यहाँ पर y, तो y दोस्तों हमारा कितना है -b है, तो -b का यहाँ पर हम स्क्वायर कर लेंगे इसी तरह से। और जिस तरह से अंडर रूट चढ़ा हुआ था इसी तरह से हम रूट चढ़ा देंगे। अब देखिए यहाँ से दोस्तों -a को स्क्वायर कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर a² हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों स्क्वायर मतलब क्या होता है, देखिए आपको साइड में यहाँ पर करके हम बताते हैं। जैसे -a का स्क्वायर इस तरह से लिखा हुआ है, यानी कि दोस्तों आपको -a गुने दोस्तों -a 2 बार करना है। तो माइनस माइनस गुना की जगह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और a × a की जगह तो यहाँ पर a² हो जाएगा। उसी के कारण दोस्तों यहाँ पर हम -1 का -a दोस्तों -a का स्क्वायर किया हुआ था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a² हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पर देखिए -b का स्क्वायर है, तो यहाँ पर केवल क्या हो जाएगा b² हो जाएगा, ठीक है। और जिस तरह से इस तरह से यहाँ पर चढ़ा हुआ था इसी तरह से हम चढ़ा दिए अंडर रूट को, ठीक है। अब हमारा ये जो आ गया दोस्तों ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में देखिए लिखा हुआ a² प्लस में लिखा हुआ b² का अंडर रूट इकाई, ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अंडर रूट a² प्लस में b² इकाई, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। इसमें पूछा है दोस्तों कि यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का लसा है। देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर a b अभाज्य संख्या दे दिया गया, ठीक है, और a b का आपको लसा पूछा गया। तो देखिए आपको इस तरह से a b का आप लसा निकालेगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा a × b हो जाएगा, यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। कैसे देखिए, मान के लिए यहाँ पर अभाज्य संख्या दोस्तों यहाँ पर आपको वेरिएबल दे दिया गया, ठीक है। जब आपको कांस्टेंट दे देगा, जैसे अभाज्य संख्या मान के लिए 2 दे देता और 3 दे देता, ये 2 अभाज्य संख्या दे देता और आपको पूछता कि इसका लसा क्या होगा, तो क्या करते हैं यहाँ पर 2 × 3 करते हैं, तो 3 दूनी के 6, तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्या हो जाता लसा हो जाता दोनों अभाज्य संख्या का। तो यहाँ पर दोस्तों वेरिएबल दिया होता तो दोनों को गुना कीजिएगा, तो a × b की जगह तो ए बी ना हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको समझ के रखना है। और ये भी साथ में याद रखिएगा दोस्तों, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है वो हमारा कितना होता है 2 होता है, ठीक है। एक दोस्तों हमारा अभाज्य संख्या नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो हमारा होता है कितना होता है 2 होता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। बिंदु -12, -18 का भुज है। दोस्तों आपको इसमें भुज बताना है, तो हमारा भुज कौन होगा दोस्तों, ये 12 जो है दोस्तों हमारा भुज है, यानी कि ऑप्शन में ए जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जब दोस्तों आपको पूछता है बिंदु दे देता, आप पूछता है कि कोटि है, तो कोटि दोस्तों हमारे यहाँ पर -18 हो जाता है, ठीक है, यानी कि ये वाला, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
20 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपका एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। पूछा है कि द्विघात समीकरण x² + 2x - 3 = 0 मूलों का योग का मान होगा। देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर मूलों का योग निकालना है, तो मूलों का योग यानी कि दोस्तों अल्फा प्लस बीटा, इसके बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तब -b/a होता है। बस इसी को आपको निकालना है। देखिए x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है दोस्तों हमारा क्या होता है, a होता है, और x के साथ जो कोफिशिएंट होता है दोस्तों हमारा b होता है, और जो कांस्टेंट होता है दोस्तों हमारा c होता है। ठीक है, आपको यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालना है, यानी कि मूलों का योग निकालना है। देखिए b हमारा कितना है, यहाँ पे 2 है। अब फार्मूला में पहले से माइनस था माइनस लिख लेंगे, और यहाँ पर अब देखिए a कितना हुआ है, तो a हमारा दोस्तों x² के आगे कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि दोस्तों यहाँ से अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग बराबर हमारा क्या निकल गया, -2 केवल निकल गया। ठीक है, यानी कि हमारा राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जब आपसे पूछेगा दोस्तों कि मूलों का गुणनफल होगा, तो गुणनफल का दोस्तों यानी कि गुणनफल मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला दोस्तों c/a होता है। ये भी आपको याद रखना है, आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 21 नंबर, यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन है। तो देखिए घनाभ का आयतन जो हमारा होता है दोस्तों LBH होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। l मतलब दोस्तों लंबाई, और दोस्तों b मतलब चौड़ाई, और h मतलब ऊंचाई, यानी कि घनाभ का जो हमारा आयतन होगा वो लंबाई गुने चौड़ाई गुने में ऊंचाई होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और घनाभ का दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 × LB प्लस में दोस्तों BH प्लस में LH होता है। ये दोस्तों हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, ये को याद रखना है। और देखिए घनाभ का दोस्तों विकर्ण क्या होता है, तो √L² प्लस में B² प्लस में H², ये दोस्तों हमारा घनाभ का विकर्ण होता है, ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 22 नंबर लिखा 1 + 2 + 3 +... n बराबर है, यानी कि दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर दोस्तों क्या होता है फार्मूला। तो उसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है कि n × n+1 और बाई में दोस्तों क्या होता है 2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ n × n+1 बाई में 2, ये दोस्तों हमारा प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर फार्मूला होता है। आपको यहाँ से ही पूछा गया था कि 1 + 2 + 3 ... n के बराबर है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का योग के बराबर क्या होता है, तो n × n+1 बाई में 2, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 23 नंबर 1 + tan² थीटा = भाट। तो देखिए एक फार्मूला होता है दोस्तों, आपको इसको याद कर लेना होगा कि sec² थीटा और माइनस में क्या होता है tan² थीटा। ये आपका एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब देखिए यहाँ से हम इस तरह से लिख सकते हैं sec² थीटा, और देखिए यहाँ से tan² थीटा माइनस में था दोस्तों, तो बराबर के उस साइड अगर जिसको हम भेज देंगे तो यहाँ पर प्लस में tan² थीटा इस तरह से हो जाएगा। और आपसे प्रश्न में यहाँ से क्या पूछा जा रहा है कि 1 + tan² थीटा = भाट। देखिए 1 + tan² थीटा बराबर क्या है, यहाँ पर sec² थीटा हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा sec² थीटा। और साथ में ये फार्मूला भी आप याद रखिएगा, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि sin² थीटा प्लस में दोस्तों cos² थीटा = में क्या होता है 1 होता है। ठीक है, एक फार्मूला आपको याद रखना है ये वाला कि cosec² थीटा और माइनस में दोस्तों यहाँ पर होता है cot, माइनस में क्या होता है cot² थीटा, ये = में दोस्तों 1 होता है। ये तीनों फार्मूला आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। पहला कौन था कि sin² थीटा प्लस में cos² थीटा = 1, और दूसरा क्या बताएं कि sec² थीटा माइनस में tan² थीटा = 1, और तीसरा दोस्तों cosec² थीटा माइनस में cot² थीटा = 1। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 24 नंबर लिखा यदि sin थीटा = 1/2 हो तो थीटा बराबर भाट। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न को आपको यहाँ से किस तरह से सोल्व करना है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम sin थीटा लिखा हुआ था इसी तरह से हम sin थीटा लिख लिए। आपको यहाँ से थीटा का मान निकालना है। ठीक है, देखिए 1/2 लिखा है दोस्तों, तो sin कितना डिग्री का मान दोस्तों 1/2 होता है, आपको सोचना है। तो sin 30 डिग्री का मान जो होता है दोस्तों कितना होता है 1/2 होता है, यानी कि 1/2 के जगह पर हम sin 30 डिग्री लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हम sin 30 डिग्री इस तरह से लिख दिए। अब देखिए यहाँ से साइन से साइन दोस्तों कटा लेंगे तो हम यहाँ से थीटा बराबर जो हमारा निकल के आएगा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। और आपसे पूछा गया था क्या थीटा बराबर भाट, तो यहाँ पर थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
25 नंबर, यदि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री कॉमा तो कॉस ए बराबर होगा। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को आपको किस तरह से बनाना है। आपको यहाँ से दे दिया गया है कि a प्लस बी दोस्तों इक्वल टू में क्या दे दिया गया है, 90 डिग्री दे दिया है। ठीक है, अब आपको यहाँ से निकालना है a बराबर, अगर जो हम निकालते हैं यहाँ से तो a बराबर क्या निकल जाएगा, 90 डिग्री माइनस में दोस्तों b हो जाएगा। क्यों माइनस में b हो गया दोस्तों, क्योंकि बराबर के इस साइड प्लस b था, तो बराबर के उस साइड भेजेंगे तो यहाँ पर माइनस b हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ से हम इस तरह से लिख लेंगे कॉस, और यहाँ ए के जगह पर हम क्या निकाल के लाएं, 90 माइनस बी निकाल के लाएं, तो यहाँ पर दोस्तों हम लिख लेंगे 90 डिग्री माइनस में दोस्तों यहाँ पे बी लिख लेंगे। अब आप बताइए कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर दोस्तों फार्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। यहाँ पर थीटा के ऊपर केवल बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बी लिख देंगे, यानी कि दोस्तों कॉस 90 डिग्री माइनस बी बराबर क्या हो गया, साइन बी हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी सी में देखो दोस्तों साइन बी लिखा हुआ है, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 25 नंबर, 25 हो गया दोस्तों, ये 26 नंबर प्रश्न हमारा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। दोस्तों पहले आप ये समझिए कि अभाज्य संख्या हम किससे कहते हैं, तो जो केवल एक से और अपने आप से कटता है दोस्तों, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आपको प्रश्न बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या दोस्तों चारों ऑप्शन में से है। देखिए 23 जो लिखा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में, ये केवल एक से और अपने आप से कट रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 23 कैसा संख्या है, तो एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं दोस्तों, जो केवल एक से और अपने आप से कटेगा उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसको आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 27 नंबर, सारा प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करें। ठीक है, देखिए पूछा है कि 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। देखिए 100 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है दोस्तों, तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं। यहाँ पे 100 लिख लेंगे। अब यहाँ लगाइएगा तो कितना टाइम है, 2 टाइम में लगेगा, और 2 टाइम लगाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। फिर से दोस्तों कितना हम लगाइएगा, फिर से यहाँ से हम लगाएंगे 2 टाइम में तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा। फिर से अगर कितना टाइम लगेगा, 5 टाइम लगेगा, तो यहाँ से 5 लगाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू यहाँ पे इंटू लिखा हुआ है, और इंटू में दोस्तों 5, और यहाँ पे इंटू में कितना लिखा हुआ है, 5। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 2 इंटू 2 यानी कि 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर इंटू में 5 इंटू 5 यानी कि 5 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 100 का जो अभाज्य गुणनखंड यहाँ से निकल के आया वो 2 के पावर 2 इंटू में 5 के पावर 2 ये निकल के आया। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड जब भी आपको निकालने के लिए कहेगा तो इस तरह से आप बनाइएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 28 नंबर, और दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे दोस्तों हमें फ़ायदा होता है कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए आपके लिए मोटिवेट होते हैं, और अच्छे वीडियो के बारे में दोस्तों आपके लिए हम डिस्कस करते हैं, और जल्द ही आपको चैनल पर अच्छी वीडियो को हम प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, इसलिए आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप रेड बटन दबाकर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, देखिए 28 नंबर प्रश्न को आपसे पूछा गया है कि रैखिक बहुपद के शून्यंक की संख्या होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि रैखिक बहुपद के शून्यंक की जो संख्या होती है वह 1 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जब आपसे पूछेगा कि द्विघात बहुपद के शून्यंक की संख्या होती है, तो द्विघात बहुपद के शून्यंक की संख्या दोस्तों 2 होती है। ठीक है, आपको याद रखना है इसे। और त्रिघात बहुपद के शून्यंक की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 3 होती है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। दोस्तों देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र जो हमारा होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, इसको आपको याद कर लेना है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए वृत्त का परिधि दोस्तों क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है। ये भी आपको याद कर लेना है कि वृत्त का परिधि तो क्या होता है, 2 पाई आर होता है। मगर यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 30 नंबर पूछा है, निम्न में से मूल बिंदु का नियामक कौन है। देखिए दोस्तों मूल बिंदु का जो हमारा नियामक होता है वो 0,0 होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद कर लेना है कि मूल बिंदु का जो हमारा नियामक होता है वो 0,0 होता है।
आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। इसका जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि चारों ऑप्शन में से दोस्तों कौन ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सेक 30 डिग्री का मान है। तो सेक 30 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है √2, और बी में लिखा हुआ दोस्तों यहाँ पे केवल 2, और सी में लिखा हुआ √2/3, और यहाँ पे डी में लिखा हुआ दोस्तों 1। तो चारों ऑप्शन में दोस्तों कौन ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है, इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपका कमेंट का दोस्तों हम प्रतीक्षा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों। तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं दोस्तों आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।